बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला ना हो सका, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जमात आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की नई 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ, जिसका मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला नहीं हो सका, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जमात आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। इरेलेवेंट सा है, कोई भी हुकूमत बन जाए बस बनाए, ये टर्मोइल ख़त्म करें, इसको इंटरनल पर टर्मोइल को। और जो फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनसे इस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और जोड़ तोड़ का कोई ताल्लुक है नहीं। सूरत हाल बड़ी एक अजब तरफ है इस वक्त। अच्छा, इसमें जो दो तीन बातें ऐसी हैं और ख़त्ते के हवाले से मैं सबसे अच्छी बात जो नज़र आई है हमें पिछले 24 घंटों में जो खबर आई है वो यही कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और इसका एक जो है वो तहरीरी तौर पे भी मामला सामने आएंगे और तुर्की और कतर दोनों की मीडिएशन बड़ी। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि दिल साफ होनी चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए। और नीयत ये होनी चाहिए कि साथ रहना है, आगे चलना है, अमन सुकून से रहना है और तरक्की की तरफ जाना है। ये मैं सिर्फ अपने अफगान भाइयों से बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक मजमूई तौर पे एक ओवरऑल, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है कि खाना जंगी रही है, बर्बादी रही है, ख़ास किस्म के एक माहौल में लोग वहाँ से दरबदर हुए हैं, फैमिलीज निकली हैं, दूसरे मुल्कों में उनने अपने कारोबार जाके सेट किए, पाकिस्तान में आए, वापस जा रहे सब। लेकिन इस दौरान एक बहुत अजब सी बात जो है वो सामने आई है और वो ये है कि जो हमारे अफगान भाई हैं उनको शायद अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि उनका एक मुल्क है अफगानिस्तान। अच्छा, ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी तकलीफ के साथ ये बात, सही, क्योंकि वो इतना अरसा बाहर उन लोगों ने गुजारा है अफगानिस्तान से कि वो वहीं रच बस गए हैं। वो अगर आएंगे तो मतलब उनकी फैमिलीज भी, मिसाल के तौर पे खलीजी मुल्कों में आप जाएं, बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत, और वहाँ की जो तरक्की है उसमें बड़ा रोल प्ले किया अफगान हमारे भाइयों ने। लेकिन उनको इस बात का यकीन नहीं आता कि यार यहाँ से कभी हमने अपने मुल्क भी जाना है वापस, हमारा कोई अफगानिस्तान भी है। देखिए ना, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो जो फ़लस्तीनी है उनका तो तबाह हो गया पूरा गज़ा। वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम गज़ा को तामीर करेंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल अफगानिस्तान की बनी होती जैसी गज़ा की बनी है। लेकिन अफगान हमारे भाई जो हैं वो समझते हैं कि शायद हम, चूँकि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में वो हैं, अगर हमारे मेहमान रहे, अच्छी तरह जा रहे हैं, नहीं जा रहे, दुख है हमें, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो पाकिस्तान कोई उनका ख्याल है कि पाकिस्तान ही, क्योंकि यहीं पर कई नस्लें हैं ना, उनकी बच्चे पैदाइश हुई, बड़े हुए, जो खलीजी मुल्कों में कहते हैं खलीजी मुल्कों के, जो यूरोप में वो कहते हैं यूरोप के। अब एक ये भी मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा यार ये भी बड़ा इशू है कि उनको किसी तरह बताया जाए कि एक मिनट ठहर जाए, आपका एक मुल्क है जो इस वक्त आज़ाद है, जिसको आपने जाके तामीर करना है। मतलब आपने वापस जाके उस मुल्क को तामीर करना। अभी आप ऐलान करें फ़लस्तीनी रियासत का और कहेंगे पूरी दुनिया से फ़लस्तीनी वहाँ पर आ जाएंगे, वो मतलब उसकी तरक्की और तामीर में, हालांकि शायद वो इतने ट्रेंड ना हो कंस्ट्रक्शन में और बाकी जितने के अफ़गान, तो ज़ाहिर अफ़गान का तो अफ़गानों का तो तिजारत में बाकी जगहों पे बड़ी ज़बरदस्त कौम है। लेकिन मसला ये कि उनका एक मुल्क है, उनका एक मुल्क है जिसको जाके उन्होंने बनाना है। उन्होंने खलीजी ममालिक को या यूरोप को या पाकिस्तान को या भारत को नहीं तामीर करना, उन्होंने अफगानिस्तान को तामीर करना है। अब इशू ये है सारा
ये मैं बात तंज नहीं कर रहा, ये मैं बात बड़ी तकलीफ के साथ मैंने पहले कहा ना, क्योंकि खाना जंगी के नतीजे में अब मिसाल के तौर पे जैसे प्रेफर आप करेंगे जी काबुल या दिल्ली, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है, ये उसे छोड़ देंगे ताल्लुकात कैसे हैं, और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। वो कहेंगे दिल्ली में रहेंगे क्योंकि हम घूमेंगे फिरेंगे, आराम से सैर करेंगे, जैसे स्कूल हैं कॉलेज हैं, बच्चे हैं, आराम से ज़िंदगी गुजारें। आप कहें पाकिस्तान रखेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे यहाँ पर आराम से। अफ़गानिस्तान, भाई अफ़गानिस्तान को जो तजर्बा आपने हासिल किया है पूरी दुनिया में, उसको जाके अफ़गानिस्तान को बनाए ना, अफ़गानिस्तान को तामीर करें तो। लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान में ही नहीं रहेंगे और वहाँ पर आप दहशत इस तरह की सूरत रखेंगे कि कोई बाहर से आ जाए और फिर दोबारा आके कोई करे, कोई फोर्स आ जाए, कोई हमले होते रहें, कुछ होते, ऐसे चल नहीं सकता। पहले तो ओन करें अफ़गानिस्तान को कि ये हमारा मुल्क है, हमारे। अब वहाँ लड़ रहे हैं, बाहर की फोर्सेस चली गई, वो चली गई, तो फिर अब आप उसको बनाएं आगे। तो ये मुझे बड़ी खुशी है, और मैं अपने मुल्क से भी और दुनिया से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस वक्त पहली प्रायोरिटी अफ़गानिस्तान, अफ़गान भाइयों की मदद, उनकी अरसर नौ तामीर वहाँ पे कैसे होती है। लेकिन वो तब होगा जब खुद वो उस राह पे चलेंगे, तभी मुमकिन है ना। मैं अगर अपने घर को खुद आग लगाने पे तुल जाऊं तो मुझे बताएं कि फिर दूसरा क्या मेरी घर की मदद करेगा आके, या मैं ये कहूँ कि जी मैं वो इस घर में जितने पूरे इलाके के बदमाश हैं, वो बाकी इलाका तो सारा अच्छा रहे, मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ पर भी शॉपिंग करूँ, वहाँ जाऊँ तो वहाँ पर भी आराम से रहूँ, वहाँ इधर उधर सब जगह। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारे चोर बदमाश अठाई गिरे में यहाँ पे जमा करके रखूँ, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो इसको, घर को पहले साफ करें जी, ठीक है ना, घर तो घर है ना आपका, इस घर को पहले साफ करें, यहां से मुकम्मल खात्मा करें दहशतगर्दी का। यहाँ पर एनजीओ, वो आप बच्चों के यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, बच्चों की आप तालीम का इंतज़ाम करें, उसमें दुनिया भर से लोगों को बुलाएं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पे मैंने कभी एक लफ्ज़ भी इसमें मैंने नहीं किया। स्पॉन्सर करते हैं नहीं करते क्या, वो छोड़ दें पुरानी। लेकिन अगर वो वहाँ स्कूल कॉलेज बनाते हैं, सफारती ताल्लुकात भारत अपने करता है तो करे। इशू तो प्रोक्सीज के हवाले से आता है ना। इन्वेस्टमेंट करें, बढ़ें आगे, पढ़ाई करें, पूरी दुनिया में जाएं, जो करना है करें, लेकिन टेररिज्म के लिए सवाल इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई एक बात बताएंगे, इसमें कहीं पर कोई कहेगा नहीं जी होनी चाहिए, दुनिया का कोई आदमी कहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ हमारी तरफ से भी जो बात जाएगी वो भी उनको समझ आएगी, उनकी बात हमें समझ आएगी, और आखिर में फिर उसके बाद जो है वो दिल से, लिखत पढ़ा तो कुछ नहीं है, इसको ये छोड़ दें दिल से। और ये भी मैंने कल बात की थी ना कि ज़बान की बड़ी वैल्यू होती है। पख्तून कौम तो हम मतलब है कि उनको पहचानते इसी बात से कि ज़बान दी। अब ज़बान से बात अगर कागज़ पे चली जाए तो ये तो रवायत तो टूट गई, पख्तूनों की रवायत टूट रही है। वो तो ज़बान दी है हमने, वो तो ज़बान के ऊपर जो है ना वो मतलब अपनी जाने देने वाली कौम है। तो मुझे नहीं पता कि वो ज़बान से वो कैसे पीछे गए हैं, कौन से लोग हैं उनके, और बात यहाँ तक आ गई है कि जी कागज़ पे लिखें क्योंकि आपकी ज़बान का एतबार नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ऐसे मुल्क जो कि दरमियान में आए हैं, वो भी, उनके लिए भी एक हसीमत का सबब कि भाई हमारे यहाँ जो डील होती है तो वही बढ़ जाती है। मतलब उनके यहाँ जो डीलें हो रही हैं, जिन मुल्कों का मैंने बरादर मुल्कों का नाम लिया, तो वो तो बस हवा में ही खड़ी है ना कि कौन सी डीलें हुई हैं, अमन कौन सा हो गया उनके नतीजे में। तो ये है कि ये तो दोनों मुल्कों के लोगों को, जो अकाबरीन हैं, जो समझदार हैं, जो गैर जज्बाती हैं, जो उनको देखना है कि हमने आगे कैसे चल रहे हैं। यहाँ तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुलने हैं, राहदारियाँ खुलनी हैं, यहाँ पे तिजारत होनी है। ये कैसे मुमकिन है कि हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ आराम से गुजारें और हम देखेंगे हमारे अफ़गान भाई जो हैं वो प्रॉब्लम्स में। लेकिन एक हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं ना जी, एक हालात ऐसे, एक सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी गई है ना
कि उधर से जब अटैक इधर होगा तो इधर से जवाब में आपके ख्याल से क्या कोई रिस्पांस नहीं होगा? तो तलखियों को ख़त्म करें, आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ जो कल हुआ, और ये आगे चलना चाहिए। वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम वहाँ जाएँ, वो हमें बुलाएं तो हम जाएं, तो वो तो बहरहाल हमारी तरफ से दावत, उनके आए, लोग मिलें, आपस में इसको तय करें मामला। तो लेकिन ये है कि अच्छा हुआ कि ये मामला तय पाए, और मेरी दुआ है कि जो गलत फहमियाँ हैं और जो अनासर हैं, पहले तो कंटुटों को उठा के साइडों पे फेंके ना। ये कल किसको मारा है पता नहीं, नायब पता नहीं क्या, वो उधर TTP का, वो कंटुट्टे, जराइम पेशा अनासर, क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, चोरी चकारी इनका काम है। इनका क्या ताल्लुक है? ये नाम लगा दें इनके साथ कुछ भी, कोई तंजीम फलाना ढिमाकना। जो इंसानों को कत्ल कर रहे हैं बेगुनाहों को, ये मुसलमान होंगे? ये मुसलमान के, ये किसी भी मज़हब के होंगे, ये इंसान भी होंगे। ये तो छोड़ दें, हम मैं इस्लाम की क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाए जी, जो हालात के हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो जो दो शख्सियात के, अब ये बड़ी एक अजीब है, ये ट्रिकी सी है सिचुएशन कि ये क्या है। सही। दो शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई। एक हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैटी हेग्सेथ, कुआलालंपुर में, सॉरी हाँ कुआलालंपुर में आसियान समिट की साइडलाइंस पे उनकी मुलाकात हुई भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह जी से। सही। अब इतनी तनाव में, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार एक मुस्तकिल वो साथ आ रहे, और ये और सारे वो जो भी चल रहा है पिछले कई महीनों से, मेरा सालों से चल रहा है। बहरहाल लोग इसको ट्रम्प से रिलेट करते हैं, मैं उसको प्री ट्रम्प भी, बाइडेन दौर को भी मैं समझता हूँ कि उसमें भी यही खेल चलता रहा है। मेरी अपनी एनालिसिस गलत भी हो सकती है। अब जो मैसेज है एक्स पे, अगर मैं पैटी हेग्सेथ का मैसेज पढ़ूँ 1, वो कह रहे हैं जस्ट मेट विद राजनाथ सिंह टू साइन अ 10-year US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा, दिस एडवांसेस अवर डिफेंस पार्टनरशिप, अ कॉर्नर स्टोर फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेटरेंस। We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? मतलब क्या कर रहे हैं 10 साल? मतलब 10 साल में इन्फो ट्रांसफ़र और कोऑर्डिनेशन और टेक कॉरपोरेशन। अच्छा, मेरा ख्याल है इंडिया में लोग ज़रा इसको बगौर देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ है, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो उनका फिर राजनाथ सिंह जी का मैसेज आया। उसके बाद वो जो मैसेज था उनका, उसमें उन्होंने उसका जब जवाब दिया, अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, हाँ, उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो है ये जी अगर हम इसको बड़ा कर सकें, बड़ी अच्छी मीटिंग रही, फ्रूटफुल, US काउंटर पार्ट के साथ, पैटी हेग्सेथ के साथ, ये कुआलालंपुर में 10 साल की फ्रेमवर्क US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप हमने साइन कर लिया मुआहदा। फ्रेमवर्क खाका, मतलब फ्रेमवर्क है, अभी कोई उसमें कोई डिटेल्स नहीं है, 1 2 3 4 5 एक ढांचा तैयार हो। ये हर कुछ अरसे के बाद एक ढांचा तैयार होता है, ज़रूर वही ढांचा होता है, उसमें आगे क्या है अभी किसी को नहीं पता। मैं इंडिया में पूछा लोगों को, अमेरिकन आगे भी किसी को कुछ नहीं, वो एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये जो है ये न्यू एरा शुरू हो रहा है हमारा, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप। कौन सी भाई, कौन सी पार्टनरशिप? अच्छा, डिफेंस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन। अच्छा, अभी पॉलिसी डायरेक्शन तय होगी, एक पहले फ्रेमवर्क बनेगा, फिर पॉलिसी डायरेक्शन तय होगी, फिर एंटायर स्पेक्ट्रम इंडिया US डिफेंस। यार ये राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मौका मिल गया है, ऐसा खत डाल दो जो हो रहा है पिछले चंद महीनों से। एक सेकेंड देखिए ना। अच्छा, फॉर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप। वो क्या भाई,
इट इज अ सिग्नल फॉर अवर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कवर। यार अच्छा, ओहो, डिफेंस विल रिमेन अ मेजर पिलर अवर बायलैटरल रिलेशंस। अच्छा, our partnership is critical for enduring a free, open, rule-based Indo-Pacific region। होते एक फ्रेमवर्क कागज, एक एक पेज का कागज करके साइन खत्म। अब उसमें क्या है, वो क्वाड किधर है, ऑकस किधर है, वो जहाज F-35 थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी, वो किधर, वो कहाँ है सारा, देखे ना। वो न्यूक्लियर सबमरीन कोरिया को दे दिया, उस जापान परेशान है, जापान की प्राइम मिनिस्टर परेशान है। उनकी आज प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी, जो कि चाइना के, जो आपको पता है ताइवान चली गई थी, उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। और प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा है उनको एक तो दावत दे दी आने की, ठीक है, एक वो कि जापान भी जाएंगे, वो पहले वो शायद चली जाए। और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई दोनों की, और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई। और उन्होंने कहा कि मैं चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती हूँ, रीजन के अंदर मामला थी, क्योंकि साउथ कोरिया को दे दिया उठा के वो जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन, और ऑस्ट्रेलिया को दिया नहीं है अभी, और क्वाड है ही नहीं। तो अभी अगर आपने डिफेंस करना है, इंडो पैसिफिक में एक डायनामिक शिफ्ट लाना है, तो सबसे पहले तो क्वाड एक्टिव होता ना। वो क्वाड तो उसका तो नाम भी नहीं, उसकी तो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो ये जो है, ये एक अजीब सी एक बहरहाल एक फ्रेमवर्क 10 साल यानी 2035 में प्रेसिडेंट ट्रम्प दूसरे इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उन्होंने कह दिया मैं हिस्सा नहीं लूंगा, ठीक है ना। जेडी वेंस से पूछा तो जेडी वेंस कहते हैं कि मैंने भी अभी कोई फैसला नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि नहीं, अमेरिका का कानून इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स तीसरी दफा इलेक्शन में हिस्सा ले। जेडी वेंस ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी अहलिया जो उषा हैं वो क्रिश्चियन हो जाए। उन्होंने ये भी कहा एक तकरीब में खिताब करते हुए। अब ये क्यों कहा है उन्होंने भाई, उनकी मर्जी, उनके अहलिया हिंदू हैं, मतलब ये तो वो मतलब ये कहना बड़ी अजीब बात है जी। उनकी अहलिया हिंदू हैं और उन्होंने एज अ हिंदू शादी की उनके साथ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि जो है, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो रही होगी उनको वहाँ पे, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है उसमें, तो बड़ी अजीब सी सूरत बनी हुई है। एनीवे, अब जनाब, तो एक तो ये इसका कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा ये क्या है। दूसरी जो पैती एग्जिट है, तो पैती एग्जिट भी एक ज़बरदस्त है, मतलब है कि ज़बरदस्त शख्सियत है। उनकी दूसरी जो मुलाकात हुई है वो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से उनकी हुई है, और वो है एडमिरल डोंग जंग के साथ। टेलीफोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे तो बात हो चुकी है दोनों की, ये 1-on-1 पहली मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मिल चुके हैं ना 2019 में, लेकिन ये तो नए सेक्रेटरी डिफेंस और नए अहदेदार आए हैं ना, तो ये पहली मीटिंग थी। अब इस पे इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पैटी हेग्सेट ने जो लिखा है, टुडे आई मेट विद चाइनाज मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग जुंग ऑन द साइड लाइन ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस समिट। ये समिट कल होनी है असल में, ये आज दो मुलाकातें अलग से हो गई हैं, असल जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं आसियान के वो कल मिलेंगे। एनीवे, इट वाज अ गुड एंड कंस्ट्रक्टिव मीटिंग। मैंने इंपॉर्टेंस जाहिर की कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए इंडो पैसिफिक में, यूएस का कंसर्न, चाइना की एक्टिविटीज़ क्या हैं साउथ चाइना सी में, ख़ास तौर पे ताइवान के इर्द गिर्द, और अब ताइवान का नाम आ गया, ताइवान खुश हो गया। And towards US allies and partners in Indo-Pacific, United States does not seek conflict. It will continue to assuredly defend its interest and ensure कि उसकी कैपेबिलिटी रीजन में क्या है। टुडेज मीटिंग जो है वो 9 सितंबर को हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये हम PLA के साथ डिस्कशन जारी रखेंगे और म्यूचुअल इम्पोर्टेंस वगैरह वगैरह। चाइना ने इसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की, चाइना ने इसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की। चाइना का जवाब ये आया कि हमने इंश्योर किया है, उनकी फ़ौरन आ जाएगी रिलीज़ तो, लेकिन अभी जो उनकी बात हो रही है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब बिल्कुल ताइवान के ऊपर और वन चाइना पॉलिसी पे रहें, और ताइवान के बारे में कोई रूल्स या कोई उसके गैर मुताद लैंग्वेज या कोई इस तरह की बात इस्तेमाल करने से गुरेज करें। चाइना वॉन्स इस तरह से है ताइवान के ऊपर, और ये है कि बाकी ठीक है,
बाकी आपकी मर्जी, जो आपने करना है करें, लेकिन ताइवान के ऊपर जो एक बहुत मुहतात रहें। अच्छा, अब ये जो मुल्क हैं सारे, मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से अपने इत्तेहादियों से सारा कुछ समेट के ले गए हैं। यानी कोई भी चीज़ उनको, एक ये तस्वुर होता था कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कुछ देता है, अमेरिका अपने इत्तेहादियों से ले रहा है। किसी से 550 बिलियन, किसी से 600 बिलियन, किसी से ये कि फैक्ट्रीज वहाँ बनेंगी, किसी से ये बनेगा। तो मुल्कों के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, यूएसएड बंद कर दी। लेकिन एक उम्मीद होती थी अमेरिका से चीज़ें आ रही हैं, अमेरिका की कोई, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया खिंचेगी, लोग आपस में तिजारत शुरू करेंगे। ये एक आर्जी सा है, ये साल 2 साल 3 साल 4 साल। मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा कि एआई बबल कोई चीज़ है, या एआई ये जो .com बबल आया था उसकी तरह ये बबल है, एआई या वाकई कोई है, ये एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन बहरहाल हम जा रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ। लेकिन एक डिबेट चल पड़ी है, दुनिया में चल रही है इस वक्त कि इतना पैसा जो है इसका ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इतने ट्रिलियन के डेटा सेंटर और इतने बिलियन के डेटा सेंटर्स और ये और वो, ये सारा होगा कैसे, रेयर अर्थ मिनरल्स कब निकलेंगी, कहाँ से बनेंगी, क्या होगा, ये तो सारा साल का खेल है। एनीवे, तो चाइना ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, चाइना ने इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया स्ट्रांगली, बल्कि प्रीमियर शी जिनपिंग की 2 मुलाकातें हुई हैं आज, इंपॉर्टेंट मुलाकातें मैं समझता हूँ, जो एपेक में है, वो तो एपेक में है ना, ये आसियान में हुई हैं मुलाकातें जो वज़राए दिफा हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप चले गए हैं एपेक के इजलास से पहले, लेकिन शी जिनपिंग मौजूद हैं। तो शी जिनपिंग की एक मुलाकात तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर से हुई है, उनकी दूसरी मुलाकात और इंटरेस्टिंग हुई है, और वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से हुई है, मार्क कार्नी से। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है कोई 25 ये है ना, कोई 18 कोई 7 साल बाद हुई है। किसी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से कोई 6-7 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है। ये जस्टिन ट्रूडो के दौर में कनाडा और चाइना के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए थे, एक मरहले पे बहुत बिगड़ गए थे। और उनकी जो हुआवी है, उसकी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनकी मेंग वॉन ज़ो जो हैं, उनको कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था। ये हुआवी की CFO हैं, 2018 में उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर केस चलाया था कनाडा ने, केस कई, और यहाँ पर इन्होंने, चाइना ने फिर उनके जहाज़ तिजारती रोक दिए थे, कई शिप्स को। बहुत टेंस डिप्लोमेटिक लेवल पे एक्सट्रीम टेंशन डेवलप हुई थी 2018 में कनाडा, 18 में 19 में भी कनाडा और चाइना के दरमियान। तो ये मुलाकातें बंद हो गई थी। उसके बाद हुआवे की जो, फिर चाइना ने इनको रिलीज़ कर दिया, लेकिन अमेरिका का हैंड ओवर कर दिया। ये जो खातून है इनको अमेरिका का हैंड ओवर कर दिया। सही। फिर उधर कनाडा के बंदे को सजाएं हो गई चाइना। फिर बड़ी टफ डिप्लोमेसी के बाद चाइना ने अपनी जो इनकी मेंग वॉन ज़ो हैं, ये वापस चाइना इनको लेकर आया अपने मुल्क में। ये अभी भी हुआवे की CFO हैं, और इनके जो वालिद हैं उन्होंने हुआवे का ही किया था, यानी इनका फैमिली है, ये हुआवे की फैमिली है, उसकी इन्होंने जो CFO हैं उनको अरेस्ट कर। तो उसके बाद अब मैकानी से मुलाकात हुई है, इतने सालों के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है चाइना के। और अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, वक्फे में जाने से पहले तस्वीर को देखें, जिसमें शी जिनपिंग मिल रहे हैं मार्क कार्नी के साथ, और मार्क कार्नी के साथ वो मिल रहे हैं, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे मिजाज में दोनों मिल रहे हैं। और उसके साथ ही जो है वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मार्क कार्नी को चाइना आने की दावत दे दी, उन्होंने दावत कबूल कर ली, और साथ ही दावत कबूल भी कर ली, और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि जितने इरिटेंट्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो ख़त्म हो जाएंगे। ये आप जहन में रखें बात जी, कि कनाडा और चाइना,
के दरमियान तिजारत शुरू हो गई थी और वो नॉर्दर्न रूट से शुरू हुई थी, आर्कटिक से। आर्कटिक से पहला जो पहली शिपमेंट गई थी वो कनाडा से चाइना लैंड हो गई थी, आर्कटिक से। ये आर्कटिक का खेल है ना, दोनों ऊपर आर्कटिक में मिलते हैं। एक तो ये एपेक है ना, वो आर्कटिक को ना भूलें, कनाडा और इधर कनाडा। वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि 51वीं सीट है, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो आर्कटिक का खेल है। और जब वो उनको अलास्का और ये सारे, तो ये ऊपर सारा जो है ये आर्कटिक का खेल है। और वो आर्कटिक का खेल फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, अभी उसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन रशिया की तरफ से कह दिया गया है कि वो मुलाकात जो है उसको फ़िलहाल मनसूख समझें। प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की जो बुडापेस्ट में मुलाकात होनी थी उसको फ़िलहाल मनसूख समझें, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऑयल कंपनीज़ के ऊपर और फिर जो मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टोमाहॉक्स के ऊपर भी पाबंदी हटा दी, सब कुछ कर दिया उधर वो लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मैं नहीं मिलना चाह रहा। जी, अब ये बड़ी खौफनाक हुआ। उधर से वो शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैं नहीं मिलना चाह रहा, इधर से पुतिन कह रहे हैं मैं मिलना नहीं चाह रहा। तो एक बड़ा टर्मोइल है। और अब इसमें आ जाए गजा में, आप वक्फा लें जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप गजा के हवाले से बात कर रहे थे, क्या जो ट्रंप लाइन और जो मुआहदा अपनी जगह बरकरार है अभी? जी, मैं उससे पहले ज़रा ये एक और मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क इस वक्त ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये कैसे आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है, दुनिया कैसे आगे मूव करेगी, नया सिस्टम, जंगें, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कुछ और हैं, मिसाइल टेस्ट कुछ और हैं, वो किस तरह जाएगा वहाँ। इसी दौरान आपने देखा नहीं, 10 साल जो एग्रीमेंट है इसका कुछ अभी तक कुछ भी नहीं पता कि कैसे होगा क्या, और ये जो है वो फिर क्वाड का क्या बना, किसका क्या बना। ये तो प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा 10 साल मुआहदा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान होना चाहिए था। ये तो किसी और मुल्क के साथ इस तरह का मुआहदा हुआ ही नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि उससे कहते नज़र थोड़ी देर पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है अमेरिका का, उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया है। ये कोई अच्छा खासा लंबा इश्तिहार है और उसमें ये उन्होंने लगाया था, अमेरिकन ड्रीम बिलोंग्स टू अमेरिकन पीपल, द प्रोसेस इज इन प्लेस एंड मिशन इज सेट, प्रोजेक्ट फायरवॉल विल रिस्टोर द अमेरिकन ड्रीम बाय इंश्योरिंग अमेरिकन जॉब्स टू गो टू अमेरिकन फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो है ना ये, और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि यंग अमेरिकन्स हैव हैड द ड्रीम स्टोलन फ्रॉम देम, a job have been replaced by the foreign workers due to rampant abuse of H-1B visa। अब जो सेक्रेटरी उनके हैं उनके अंडर और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर जो है ये कंपनीज अकाउंटेबल कर रहे हैं जो कि एब्यूज़ कर रही हैं और रिकैप्चर कर रहे हैं अमेरिकन ड्रीम्स और अमेरिकन पीपल। फिर उन्होंने एक इश्तिहार चला दिए, उसमें वो 1950 की फुटेज है और उसमें लोग गाड़ियाँ और घर बना रहे हैं और बड़े खुशहाल घूम रहे हैं और जनाब वो फैमिलीज़ रह रही हैं और जनाब कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा जब H-1B वीज़े का नंबर आता है तो वो इंडिया का उसमें जिक्र करते हैं ख़ास तौर पे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाते हैं कि उन्होंने जो दोबारा कर दिया, ये कर दिया, गोल्डन एज आ गई, और ये अच्छा लंबा इश्तिहार बना के H-1B वीज़ा, फायरवॉल और ये सारा उन्होंने बनू के, तो लेकिन इंडिया का उसको जिक्र है इसमें, तो इंडिया। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये बात जो है ये कई मुल्कों को पता होनी चाहिए कि मैं इस वक्त इंडिया या अमेरिका या बाकी किसी मुल्क के तनाज़ुर में बात नहीं कर रहा। इस दुनिया के कई बड़े मुल्क, माजी की एम्पायर्स और आज की सुपर पावर्स, चाइना को थोड़ा अलग कर दें इसमें से, चाइना को इसमें से अलग, चाइना को निकाल दें, चाइना को बिल्कुल निकाल दें। टेक्नोलॉजी वगैरह शायद किसी वक्त में आई हो, लेकिन बाकी उससे ज़्यादा नहीं। जितनी एम्पायर्स माजी में बनी हैं और अब भी जितनी सुपर पावर्स बनी हैं पिछले चंद सदियों में, दिहाइयों में, चंद दिहाइयों में कम से, सोवियत यूनियन को भी निकाल दें, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं उनकी तरक्की में, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हो,
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के बेशुमार मुल्क हो। उनकी तरक्की में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इमिग्रेंट्स ना आते वो तरक्की नहीं कर पाते थे, तरक्की कर ही नहीं सकते थे। आपका क्या ख्याल है, ये मशरिक़ी वस्ता के मुल्कों में जो बड़ी बड़ी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें कोई पाकिस्तानियों का या भारतीयों का या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफ़गान या बाकी मुल्कों या फ़िलिपींस, इन लोगों का रोल नहीं है? इन्हीं का रोल है। अब वो बन गए तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि रोल तो इन्हीं का है। इसी तरह अमेरिका में, मैं ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी मैं चंद महीने साल, अब वाशिंगटन में जाएं ज़रा, मैं उसमें कहा था ना, गत्ते के कागज़ों में वो पड़े होते हैं पी के, काम नहीं करते। बहुत से लोग उनके काम भी करते हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई, ये यूरोप में अलग एक्सपीरियंस, अपने मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूरोप में तो ये इमिग्रेंट्स के बाद ये शुरू हो गया ना, इमिग्रेशन के बाद कि ये जगह जगह आपको पड़े नज़र आते हैं लोग सड़कों पे, कहीं यूक्रेन के, कहीं सोमालिया के, कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अजीब इमिग्रेशन कहीं और चली गई, सीरिया, लीबिया, इधर उधर सोमालिया, वो तो अजीब हो गई सूरत। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले आप चले जाएँ, यानी आज से आप 10, 12, 15 साल पहले चले जाएँ, तो उस वक्त से लेके अभी तक आप ज़रा टाइम स्क्वायर पे जाएँ, आप वाशिंगटन डीसी में जाएँ, आप वो गत्तों में वो एक कुत्ता रखा हुआ है पास, एक वो रखा हुआ है जिसमें सिक्के फेंकने, उधर ही रहते हैं होमलेस, अजीब हुलिया, और वो जनाब उधर ही पड़े होते हैं, वो काम ही नहीं करते। वो काम, अच्छा सामने आपको नज़र आएगा एक रेस्टोरेंट, वो किसी श्रीलंकन का है, सामने दूसरा नज़र आएगा एक जो है वो कोई होटल है या कोई और कोई ग्रोसरी शॉप है, वो इंडियन की नज़र आएगी, उधर कैब ड्राइवर्स हैं पाकिस्तानी हैं, उधर होटल है जनाब उसमें वो काम फिलिपिनो काम कर रहे हैं, सारी तरक्की में, वाइट कॉलर जॉब्स में, इवन ये तो अभी टेक का सारा। अब इनको ये पता नहीं क्या सूझी हुई है कि इनका ख्याल है कि शायद ये सारा काम इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है। ये चाइना ने अपने लोगों को रखे बनाया, टेक्नोलॉजीज वगैरह भी वो बाहर से नहीं आ रही, उनके अपना फायरवॉल सिस्टम है। आप ये फेसबुक जाके चाइना में करें, आप नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं है। चाइना के पास पूरी दुनिया का डेटा है, उनका डेटा किसी के पास नहीं है। इशू ये है कि वो इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होता है, और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा क्यों नहीं उनसे आज तक? ये तो खुल के कहने वाली बात है ना कि आप H1B वीज़े अब आपने मिलना ही नहीं। अच्छा उन्होंने कहा ये 10 साल हो जाएगा, 10 साल साइन हो गया, अच्छा जी क्या हो गया? असल इशू जो है वो ये है कि आप कैसे F-35 खरीदेंगे उनसे? डिफेंस अगर उन्होंने देना है तो आप F-35 बेचेंगे वो आपको। अगर उन्हें जापान से 550 बिलियन इन्वेस्ट करवाएं तो वो आपसे क्या कितने बिलियन इन्वेस्ट करवाएंगे, आपको F-35 भेजेंगे चाइना के। ये इश्यूज इनको रिजॉल्व करने हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। ये इससे इधर उधर जाना मुमकिन नहीं है। जो मैं आपसे बार बार बात कह रहा हूँ ना, उधर H1B वीज़े पे बात करें, ये बात करेंगे ही नहीं तो आगे कैसे होगी कि यार वो मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान का जिक्र आ जाएगा, 7 जहाज गिरे तो इसलिए बात ही ना करो। यार ये क्या बात है? अच्छा तो अब ये एक मामला, ये उन्होंने चार्ज चलाना शुरू कर दिए वो सही। अब जरा देखिए वो अंदर कितनी है अभी भी, रेसिज्म कहें या जो भी कहें, वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये है कि हमारे लोगों को नजर कुछ नहीं आता उधर उनके अलावा कि उधर से ही होगा जो कुछ होगा, बाकी तो करना ही नहीं। अपने इलाके में हमने लड़ते रहना है और इधर आपस में सार्क नहीं बनानी, हमने कुछ भी हो जाए सार्क नहीं बनानी। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हमने साथ मतलब हमने वो देखना है कि कोई बाहर से आके, ये अजीब व गरीब किस्म का ना एक नज़रिया है। और इसमें अब ये देखें कि गजा में क्या हुआ आज। उनके जो अमेरिकन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं जनरल डैन केन आज पहुंचे हैं इसराइल, और वो गए हैं वही जो उनका सेंटर बना है, कमांड सेंटर किद गाया में, वहाँ का दौरा किया। इसराइल के फौजियों को उन्होंने साथ बुला लिए, सारे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा ये जो डैन केन है ना चेयरमैन जॉइंट, ये वो हैं जो इस साल फरवरी में जिनको ट्रंप लाए थे। ट्रंप बड़ा पसंद करते हैं। ट्रंप कहते हैं वो मैं इराक गया था तो मुझे मिले थे, एक नौजवान मिला था, एक सिपाही फौज मिला। ये कभी फौज स्टार नहीं बने, रिटायर हो चुके थे वापस आके, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं उसने मुझे ये कहा था कि ये मैं दाइश के खिलाफ जंग जीतूंगा, तो बड़ा हौसला मिला था मुझे और बाकी लोग डरा रहे थे मुझे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप पसंद करते हैं।
इन्होंने वहाँ दौरा किया और सीज़ फायर अपनी जगह मौजूद है और इन्होंने दौरा किया है और सीज़ फायर मौजूद है और वहाँ पे बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं आज ये हेरिदी ज्यूज़ के। हेरिदी ज्यूज़ जो हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं। अच्छा, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो 14% यहूदी हैं पूरी दुनिया के और अक्सरियत जो है वो 3 लाख आज वहाँ पे यरूशलेम में और पूरा इसराइल बंद किया हुआ है हेरिदी ज्यूज़ ने। हेरिदी ज्यूज़ जो है, ये हेरिदी लफ्ज़ वहाँ से निकला है कि खुदा से डरना। ये यहूदियत की एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इंतहा पसंद तबका है। ये उसमें एक्सट्रीम सेहुनी नहीं है, ये उससे अलग तबका है। सेहुनियों से पहले से ये यूरोप में, इसलिए यूरोप में ये हेरिदी मूवमेंट शुरू हुई थी 19वीं सदी में और ये ज़ायनिस्ट के साथ इनको ना मिला है, ये अलग है। ये कहते हैं कि जो जदीदियत है यानी जो मॉडर्नाइजेशन है वो यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ है। इंटरनेट भी, मीडिया भी, टीवी भी, रेडियो भी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुनाह हैं, तो इनसे दूर रहना है हमें। और इनकी ख़ास और अच्छा, इनको तो इसी वजह से फ़ौज में जाने की इनको वो है कि फ़ौज में आप ना जाएं क्योंकि ये इबादत करते रहते हैं। इनका ख़ास ड्रेस होता है, कोट और हैट, लॉन्ग कोट और साथ उसके वाइट शर्ट, ख़ास इनका एक ड्रेस होता है। इनकी ख़वातीन जो है वो इनकी बहुत सारी ख़वातीन, मैं मिला हूँ हेरिदी लोगों से, इनकी बहुत सारी ख़वातीन हिजाब करती हैं। इनकी ख़वातीन हिजाब करती हैं। तो मैं पहली दफ़ा तो मैं सोचा, ये मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कही यार ये किसी जगह पे मैंने कही हेरिदी फर्स्ट टाइम ना, मुझे नहीं इल्म था, मैं अपनी कम अकली, जाहिर है कि अभी भी हम कम अकल ही हैं, उस वक्त मतलब मैंने कहा यार हेरिदी जो है ये, उन्होंने कहा बिल्कुल निकाब करती है। मैंने कहा मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये भी बिल्कुल वैसे ही निकाब करते हैं जिस तरह के आप मुसलमान निकाब करते हैं, बिल्कुल मुझे। और ये हेरिदी जो है ये निकाब करते हैं। अच्छा, अब हेरिदी जो है इनको चूँकि छूट है कि उन्होंने फ़ौज में ही जाना है, फिर खिदमत, लेकिन हेरिदी फैमिली में तो निकाब है, हिजाब कह लेने का। अच्छा, एनीवे, तो अब उनको ये छूट है कि उन्होंने फ़ौज में नहीं जाना। अब उन पर रूल एक पास हो गया कि उन्होंने फ़ौज में जाना है, वो सड़कों में निकले हुए हैं, ये हेरिदी निकले हुए हैं सड़कों पे और मुजाहरा हो रहा है। और आज वो जो बाकियात हैं वो सारी वापस हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा और वो सीज़ फायर अपनी जगह बरकरार है। ट्रम्प वापस जाएंगे, पूछेंगे सीज़ फायर की ये कैसे हुआ, कैसे। खबर इसमें ये है, आज की खबर, एक तो ये कि तुर्की में इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये 2 रियासती हल्कों आ गया और ट्रम्प प्लान को कैसे, ये पीर के दिन सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ जमा हो रहे हैं तुर्किया में। दूसरा ये है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेतन्याहू की वो दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी है कि तुर्क फ़ौज नहीं होगी गज़ा में, तुर्क फ़ौज होगी। ये मैसेज दे दी है नेतन्याहू को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, तुर्क फ़ौज होगी, तुर्क फ़ौज नहीं होगी तो फिर कोई इस्लामी फ़ौज भी नहीं होगी, ये मामला तय पा रहा है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।